Okay, so today's topic is regulation of gene expression. Now, in case of gene expression, we have expression of gene in eukaryotic and we have expression of gene in prokaryotic. In the last class, we have already discussed about how the process of central dogma in biomolecular biology will take place from DNA to mRNA, mRNA to protein synthesis, and between this mRNA to protein synthesis, we have genetic code, we have tRNA adapter molecule, and then translation process. So this is the concept. So if we discuss about the regulation of gene expression, so initially हम यदि बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो कैसे होता है? तो जो यूकैरियोट्स होंगे वहां जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा? सबसे पहला काम होगा ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का मतलब क्या? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्राइमरी जो भी इनिशियल जो डीएनए से आरएनए बनने या एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होगा इसमें? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि डीएनए से कुछ तो बनेगा, एक एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा? एमआरएनए। लेकिन आपको पता है कि जो डीएनए से एमआरएनए बनता है वो वैसा एमआरएनए नहीं होता कि जो डायरेक्टली क्या कर सके? प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे इंट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इंटरफेयरिंग एजेंट मौजूद होते हैं, और उन इंटरफेयरिंग एजेंट के कारण पॉसिबल नहीं है कि जो एमआरएनए डीएनए से बना हुआ है वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए। तो यदि ऐसा नहीं है तो क्या जरूरी है? यहाँ पर हमको उस एमआरएनए की क्या करनी पड़ती है? प्रोसेसिंग लेवल। अब ये बात आती है कि वैसे जो प्रोसेसिंग कैसे होगी? तो ये प्रोसेसिंग होती है किस तरीके से? ये जो एमआरएनए बनता है इसमें यहाँ पर 5 बेस होता है, 3 बेस होता है। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसे आप कहते हैं क्या? कैपिंग। यहाँ पर प्रोसेस होती है जिसे आप कहते हैं क्या? टैगिंग। और प्लस जो इंट्रॉन होती है इनको काट के क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है इंट्रॉन्स को। और जब इन इंट्रॉन्स को बाहर किया जाता है तब ये प्रोसेस कहलाती है क्या? स्प्लिसिंग। तो दरअसल ये पूरी प्रोसेस मिलाकर हम किस में लाते हैं? प्रोसेसिंग लेवल में। तो जो डीएनए से एमआरएनए बना है, ये एमआरएनए एक्चुअली में हेट्रोन्यूक्लियर एमआरएनए होता है जिसमें दोनों तरीके के कंपोनेंट मौजूद है। मींस जो अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं वो भी सेगमेंट है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं वो भी सेगमेंट है। उनमें से जो एक्सप्रेस करने नहीं वाले जो सेगमेंट है उनको काट के अलग करना, और जो एक्सप्रेस करने वाले एक्सोन्स मौजूद हैं उनको आपस में क्या करना? एक्सोन को आपस में जोड़ना। ये काम जो कहलाता है स्पेसिंग करना, कैपिंग करना, टैगिंग करना, दिस इज नोन एज प्रोसेसिंग लेवल। तो ये दूसरा स्टेप होता है जो हमको यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हो गया ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, दूसरा हो गया क्या? प्रोसेसिंग लेवल। तीसरा जो लेवल आता है वो आता है, देखिए ये पूरी चाहे वो ट्रांसक्रिप्ट डीएनए से हेट्रोन्यूक्लियर एमआरएनए बनना हो या प्रोसेसिंग लेवल में एमआरएनए की कटिंग होना हो, ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर बन गया है इसका ट्रांसपोर्ट होना, ये कहाँ आना चाहिए? ये साइटोप्लाज्म में आना चाहिए, न्यूक्लियस से बाहर निकल। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एमआरएनए बनना था बन गया, तो इसको कहाँ आना है? ये न्यूक्लियस से निकल के इस एमआरएनए को कहाँ पहुंचना है? साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि जो अमीनो एसिड की जो फैक्ट्री, अमीनो एसिड का जो बंच है, अमीनो एसिड की जो कहना चाहिए बैग है, वो कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो जब तक ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में नहीं पहुंचेगा तब तक ये एमआरएनए में क्या कोटिंग आई है उसके हिसाब से अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। फिर आखिरी और फाइनल स्टेप आता है ट्रांसलेशन, जिसमें हम इस एमआरएनए को रीड करते हैं और रीड करके इसके हिसाब का जो भी एमआरएनए में जो भी इंफॉर्मेशन होती है कोडॉन की, जो डीएनए से आई हुई होती है एक्सॉन के फॉर्म में, उनमें हम कोडॉन के हिसाब से अमीनो एसिड को सेट करके और फिर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है
तो एक्चुअली में इसका रिजल्ट आता है किसमें, जीन के फॉर्म में। अब ये जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, यही क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या है, एक्चुअली में वो प्रोडक्ट है जो जीन है, जिससे हमको कोई काम कराना है। तो यूकैरियोटिक में जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, इन 4 लेवल पे होता है। अरे मेरी बात सुन, जीन एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है किसमें, यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज यहां पर एक और क्लियर कर दो इन्फॉर्मेशन, जहां तक आप यूकैरियोटिक की बात करेंगे, ये कैसे होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक मींस कि एक जीन जो है वो एक ही बार में, मतलब एक जो सेगमेंट होगा डीएनए का, वो एक ही जीन को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब आप प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो वो कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक मींस कि जब एक से ज्यादा जीन एक ही सेगमेंट, यानी एक ही डीएनए, एक एमआरएनए से एक से ज्यादा जीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ जो डीएनए ने एमआरएनए बनाया है, केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी या एक ही जीन बनेगा। लेकिन जब आप प्रोकैरियोटिक में जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक डीएनए से जो एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है, उससे एक से ज्यादा जीन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आई थिंक यूकैरियोटिक में तो जीन एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसी तरीके की प्रोसेस चलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, तो वहां कुछ चेंजेस हैं। क्या क्या चीज है उसके बारे में बात करते हैं। अब यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक को समझने के पहले सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं। अब एग्जांपल यदि हम लें तो हम पाते हैं कि ई कोलाई, ये क्या है, बैक्टीरिया, ओके। और एक एंजाइम है, नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या है, एंजाइम। ये एंजाइम दरअसल ई कोलाई को चाहिए, कब चाहिए एंजाइम, ये एंजाइम ई कोलाई को चाहिए जब ई कोलाई के पास क्या मौजूद हो, लैक्टोज मौजूद। लैक्टोज क्या है ई कोलाई का, फूड। तो जब कभी भी ई कोलाई के पास लैक्टोज होगा, इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम ई कोलाई को चाहिए। आ रही मेरी बात, क्यों, क्योंकि यही वो एंजाइम है जो इस लैक्टोज को तोड़ सकता है, किसमें, ग्लूकोज और लैक्टोज में, जो कि इस ई कोलाई को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यदि ये लैक्टोज नहीं है, तब इस ई कोलाई को इस बीटा गैलेक्टोसिडेज की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ में, जब इस ई कोलाई की मैं बात करूं तो ये एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो एक एंजाइम है जिसका काम है डाइजेस्ट करना लैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज को, गैलेक्टोज में। लेकिन जब तक इस ई कोलाई के पास लैक्टोज नहीं है, या यूं कहिए कि लैक्टोज उसके पास है ही नहीं, तो इसकी एंजाइम की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रोकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करेगा 3-4 चीजों पे। पहला, एक तो यदि ये मौजूद है, मतलब मेटाबॉलिक, दूसरा, क्योंकि ये आपको दूसरा ही मिला तो इसकी फिजियोलॉजी चलाने के लिए, तो फिजियोलॉजिकल, और तीसरा आता है एनवायरमेंटल। तो ये वो 3 सिचुएशन है जो डिसाइड करती हैं जीन के एक्सप्रेशन को, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। यदि कोई चीज, जस्ट सिंपल सी बात है कि आप घर में हैं, अभी गर्मी का सीजन आ गया है थोड़ा थोड़ा, तो आप कंबल ओढ़कर नहीं सोते, लेकिन जैसी ठंड आएगी, एनवायरनमेंट चेंज होगा, आप क्या करेंगे, कंबल ओढ़ के सोना शुरू करेंगे। तो ठीक वैसे कि जब हमको जिस तरीके की जरूरत पड़ती है, उस तरीके से हम अपनी हैबिट में क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी जिस चीज की जब जिस तरीके से जरूरत पड़ती है, उस तरीके से उनके जीन एक्सप्रेशन जो है तो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आपने बैक्टीरिया में सुना होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सुना होगा कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उनकी आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है, फिर से उनकी आउटर कवरिंग हट जाती है, वो सर्वाइव करने लगते हैं। तो एक्चुअल में वहां पर जीन जो रेगुलेशन होता है वो इसी तरीके से होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में इस तरीके से जीन रेगुलेशन अपने हिसाब से चेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल को लेकर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बहुत सारे बदलाव हमारे शरीर में भी आते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो जीन एक्सप्रेशन है वो या तो मेटाबॉलिक कंडीशंस पे चेंज होता है या फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंट। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक में जो जीन के एक्सप्रेशन है इन 3 फैक्टर्स के थ्रू रेगुलेट होते हैं, चेंज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं।
अब जब मैं एक बात केवल प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल के तौर पर ये बात समझ में आ गई कि ई कोलाई को लैक्टोज कब चाहिए, जब उसको ये एंजाइम कब चाहिए, जब उसको ये और जब ये एंजाइम चाहिए तभी ई कोलाई क्या करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा। जब तक लैक्टोज नहीं है उसके पास तो स्वाभाविक है कि वो बीटा ग्लूकोज की जरूरत भी नहीं, क्या करेगा, लेके बना के कोई काम नहीं। सो इस तरीके से हमको ये समझ में आता है कि प्रोकैरियोटिक में ऑन द कंडीशनल बेसिस क्या होता है, जीन का रेगुलेशन स्टार्ट होता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें एक डीएनए की, यदि ये प्रोकैरियोटिक का डीएनए है और इस डीएनए से हमने क्या बनाया, एक एमआरएनए बनाया। क्योंकि जो भी एमआरएनए बनेगा इसी से इसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, या कोई एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। एंजाइम का फॉर्मेशन मतलब जीन का एक्सप्रेशन। सो अब मान लीजिए ये जो एमआरएनए बना, और एक दूसरी चीज और भी क्या थी कि जो प्रोकैरियोटिक का जो एमआरएनए होगा वो कैसा होगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब मोर देन वन जीन एक्सप्रेस एट ए टाइम। एक साथ एक से ज्यादा जीन क्या हो पाएंगे, एक्सप्रेस हो पाएंगे। यानी यही एमआरएनए क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज भी बनाएगा। यही एंजाइम कोई और कुछ और भी बना सकता है, परमिएज बना सकता है। क्योंकि हम अभी बात करेंगे किसकी, लैकोपेरॉन की, तो मैं उन्हीं के एंजाइम की बात कर लेता हूं। या यही एंजाइम ट्रांसएसिटाइलेज बना सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही एमआरएनए से तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक ही जीन तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि यूकैरियोटिक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वहां पर एक जीन एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये इसी तरीके की प्रोसेस चलती है। अब चूंकि प्रोकैरियोटिक में डीएनए से जो एमआरएनए बना है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक था, यानी कि एक से ज्यादा जीन बना सकता था। अब आपका सवाल आएगा, एक वर्ड लिखिए, लाइन लिखिए एनसीईआरटी बुक में कि जो प्रोकैरियोटिक में जो एक्सप्रेशन की प्रोसेस है, जीन का जो एक्सप्रेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही डिसाइड होता है। एक लाइन लिखी हुई है, एक क्वेश्चन भी बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैं ये बात कोट कर रहा हूं। In prokaryotic, control of rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression। यानी प्रोकैरियोटिक में जो जीन का एक्सप्रेशन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही होता है। इसी लेवल पे होता है। अब आप कहेंगे साहब ऐसा क्यों, यूकैरियोटिक में तो आपने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा कि यूकैरियोटिक में तो हर जगह होता है। तो अब ये डीएनए से एमआरएनए बना है, इसमें भी तो कोई बदलाव आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में भी ये बात डिस्कस की थी कि प्रोकैरियोटिक में क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेपरेट नहीं होते, प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कहाँ मौजूद होता है, सेंटर में मौजूद होता है। अब ये सेंटर में इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में होता है, कोई कवरिंग तो होती नहीं। अब यहां से जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहां पर ये एक डीएनए मौजूद है। अब इस डीएनए ने इस तरीके से एमआरएनए बनाना शुरू किया। अभी ये प्रोसेस चली रही है एमआरएनए बनने की, यहां तक जाके खत्म होने वाला है एमआरएनए बनना। लेकिन ये खत्म हो उससे पहले ही यहां पर राइबोसोम लग जाते हैं और सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्टार्ट हो जाता है। यानी ये एमआरएनए पूरा ट्रांसक्राइब ही नहीं हुआ और ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। क्योंकि यहां निकलते ही साथ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम ये कहें कि जो भी जीन के एक्सप्रेशन जो भी डिसाइड होने हैं, जो भी कोड डिसाइड होने हैं, वो कहां डिसाइड हो जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन पे ही डिसाइड हो जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक में जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो कहां होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही होता है, आगे जाने की जरूरत नहीं होती। जबकि आप यूकैरियोटिक की बात करें तो डीएनए से हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए बनता है, फिर हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए कटता है तब वो एक नॉर्मल न्यूक्लियर एमआरएनए बनता है। फिर ये नॉर्मल एमआरएनए साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आता है, वहां भी कोई चेंज हो सकते हैं और फिर कहीं जाकर जो है तो एक्सप्रेशन ऑफ किसी भी जीन का होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं।
प्रोकैरियोटिक में यही एक लेवल है जहां पर जिस तरीके का एमआरएनए बन गया उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, उसमें फिर कोई काट छांट नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये एमआरएनए बना और ये पूरा बन भी नहीं पाता, पूरी ये देखिए पूरा थ्रेड बाहर भी नहीं निकला और इसकी जो है इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मौजूद है, राइबोसोमल फैक्ट्री है जो एमआरएनए के चारों तरफ लग जाती है, टीआरएनए है जो कि अमीनो एसिड लेके आने लगता है और एमआरएनए तो ये बन ही रहा है। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन विल स्टार्ट। आ रही बात समझ? और इसीलिए ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन ही यहाँ का क्या होता है, बेसिक होता है, या यूं कहिए कि यही डिसाइड कर देता है कि किस तरीके के प्रोडक्ट या जीन का फॉर्मेशन होना है। ये क्वेश्चन आता है, एक बच्चे ने पूछा था, इसीलिए फिर मैंने इसको एक अलग तरीके से भी कोशिश की आपको बताने और समझाने की। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि एक प्रोकैरियोटिक में कैसे काम चलता है। जैसे यूकैरियोटिक में तो हम देख चुके, प्रोकैरियोटिक में कैसे काम चलता है। तो प्रोकैरियोटिक में यदि आप देखें तो हमने ये पाया कि इस तरीके का एमआरएनए बन जाएगा। दरअसल प्रोकैरियोटिक में एमआरएनए बनने के साथ साथ कुछ और भी चीजें मौजूद हैं। पहला, एक तो वर्ड आता है पी, एक वर्ड आता है ओ। पी फॉर प्रमोटर और ओ फॉर ऑपरेटर। इसी तरीके से इसके पी के आगे एक और वर्ड आपको मिलेगा आई। आई एक्चुअली में इनिशिएटर नहीं है, यहां पर इसको हम इनहिबिटर कहें या दूसरे तरीके से हम इनको रिप्रेशर भी कहते हैं। इस तरीके देखिए, किसी भी जो भी प्रोकैरियोटिक का जो एमआरएनए बना है, क्योंकि एमआरएनए तो बन गया, अब एमआरएनए जैसे बनेगा वैसे प्रोसेस शुरू हो जाएगी। कि जैसे एमआरएनए बनता है, इस एमआरएनए में एक मौजूद होता है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन का काम होता है कि ये उस एमआरएनए को काम करने के लिए इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है। और प्रमोटर रीजन इस काम को करने के लिए अपने ठीक बगल में एक और व्यक्ति को रखता है जिसको कहते हैं हम ऑपरेटर। क्या कहते हैं उसको? ऑपरेटर, जो इस पूरी प्रोसेस को ऑपरेट करेगा। पूरी प्रोसेस में ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए में ये जो भी आगे स्ट्रक्चर मौजूद है जिससे कोई पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होना है, कोई जीन का फॉर्मेशन होना है, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ, इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रक्चरल जीन। तो ये स्ट्रक्चरल जीन मौजूद है या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो ये वो पोर्शन है जिसको ये ऑपरेटर क्या करने वाला है? रीड करने वाला है। आ रही मेरी बात? पहली चीज, सो प्रमोटर प्रमोट करेगा और ऑपरेटर क्या करेगा? रीड करेगा। आ रही मेरी बात? फिर बात आती है साहब कि किसका क्या काम है रिप्रेशर का। दरअसल जब भी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, या यूं कहिए कि जब भी कोई कंपोनेंट का फॉर्मेशन होगा। अब आपने देखा होगा कि आपकी बुक में एक और चीज लिखी है, मैं बाद में बात करूंगा। तो ये जो आई है, जैसे मैंने कहा कि ये प्रमोटर का काम हो गया, प्रमोट करना। जैसे ही ये बनेगा ये प्रमोट कर देगा, किसको इन्फॉर्म करेगा? ऑपरेटर को कि भैया काम शुरू करो। ऑपरेटर क्या करेगा? आगे बढ़ेगा और इन जो एमआरएनए में जो आगे जीन लिखे हैं उनको पढ़ना शुरू कर देगा। अब जब उनको पढ़ना शुरू करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसमें बात आती है कि इस रिप्रेशर का क्या था? ये रिप्रेशर दरअसल ये जो प्रोड्यूस होता है ये जाता है और ऑपरेटर को हड़काना शुरू कर देता है, डांटना शुरू कर देता है, चुपचाप बैठो। प्रमोटर भले कुछ भी बोला है, तुमको अपना काम स्टार्ट नहीं करना है, चुपचाप बैठना है, अंग्रेजी नहीं बतानी। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिप्रेशर है ये ऑपरेटर को धमकाता है, ऑपरेटर को काम नहीं करने देता, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता है। ऑपरेटर को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर देता है। और जब ये रिप्रेशर या इनहिबिटर ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, स्वाभाविक है कि जिस काम के लिए एमआरएनए बना है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए ये बना है, वो नहीं बन पाएगा। आ रही मेरी बात? सो थोड़ा सा अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जीन एक्सप्रेशन। अब आप कहोगे साहब यूकैरियोटिक में ये सब नहीं था, प्रोकैरियोटिक में ये सब है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक में ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है जो इन सेट ऑफ जीन को एक्सप्रेस करेंगे। दूसरी चीज एक और आएगा, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है जिसका लैक ऑपेरॉन। किसका आता है? लैक ऑपेरॉन का। खैर इतनी बात समझ में आ गई। सो हमने क्या क्या देखा कि किसी भी प्रोकैरियोटिक में जो जीन का एक्सप्रेशन है वो
डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा उसके थ्रू होगा, और इस एमआरएनए में हमको क्या मिलेगा, रिप्रेशर रीजन मिलेगा या इनहिबिटर रीजन मिलेगा, प्रमोटर रीजन मिलेगा जो प्रमोट करने के लिए इनिशिएट करेगा, ऑपरेटर मिलेगा जो एक तरीके से ऑपरेशनल वर्क करेगा, जो आगे उसके स्ट्रक्चरल जीन लगे हैं या जिनसे प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू या जो प्रोकैरियोटिक में जो चलता है उसके थ्रू देखेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं, ये रिप्रेशर कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव होता है। मतलब ये रिप्रेशर कई बार किसी ऑपरेटर को काम करने के लिए ओके कहता है, और कई बार ये रिप्रेशर के मौजूद होने से काम होना बंद हो जाता है। तो इसके डुअल नेचर है, कई बार ये पॉजिटिव तरीके से काम करता है रिप्रेशर, और कई बार ये नेगेटिव तरीके से काम करता है रिप्रेशर। तो हमको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, लैक ऑपेरॉन की, और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जीन रेगुलेशन किस तरीके से होता है। नाउ बिफोर मूविंग, सबसे पहले लैक ऑपेरॉन समझ। दरअसल ये लैक वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है किससे, वर्ड लैक्टोज से। किससे डिराइव हुआ, लैक्टोज से। दूसरा वर्ड आता है ऑपेरॉन। ऑपेरॉन क्या होता है, देखिए अभी तक हम ये देख रहे थे कि यूकैरियोटिक में एक एमआरएनए से क्या होता था, एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था। लेकिन जब आप प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक एमआरएनए है, और एमआरएनए में कुछ फैक्टर लगे हुए, चाहे वो इनहिबिटर हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो ऑपरेटर हो। और इसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल जीन मौजूद है। क्या मौजूद है, स्ट्रक्चरल जीन, चाहे वो Z है, Y है, A है, और ये सब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब कभी भी किसी भी एमआरएनए में एक साथ एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और उसको ऑपरेट करने वाला एक ही ऑपरेटर होता है, यानी ये तीनों प्रोडक्टों को फॉर्मेशन होने के लिए जो ऑपरेट करने वाला, जो चलाने वाला है, एक सिंगल स्विच है। ये तीनों से ये जैसे ही ऑन होगा, ये जैसे ही ऑन होगा ये बनने लगेगा, ये बनने लगेगा, ये भी बनने लगेगा। और जब तक ये ऑपरेटर ऑफ रहेगा तब तक ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा। कहने का मतलब कि जब एक ही ऑपरेटर से ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन ऑन या ऑफ होते हैं या इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, इस तरीके के डीएनए सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑपेरॉन। मींस व्हेन more than 2 जीन एक्सप्रेशन, समझ लो जीन एक्सप्रेशन हुआ, इससे कुछ और बनने वाला है, इससे कुछ और, इससे when more than 2 gene expression are regulated by सिंगल ऑपरेटर। तो सिंगल ऑपरेटर से जो है तो रेगुलेट हो रहा है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इस सेट को हम कहते हैं ऑपेरॉन। तो ऐसे लैक ऑपेरॉन है, फिर है तो बुक में बहुत सारा नाम है, फिनाइलएटोन ऑपेरॉन है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑपेरॉन है। ऑपेरॉन का मतलब होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो एक से ज्यादा जीन को क्या करते हैं, रेगुलेट। कंफ्यूज मत होइएगा, वो सिस्टोन वर्ड था। जब हम ये कहते थे कि एक एमआरएनए से एक से ज्यादा बनेंगे वो सिस्टोन, अगर पॉली और मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होगी, ये ऑपेरॉन कंडीशन है। मींस बन तो रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि हर केस में। बैक्टीरिया में बहुत बार ऐसा होता है कि ये मान लीजिए डीएनए, डीएनए से ये मान लीजिए एमआरएनए बना। इस एमआरएनए में मान लीजिए कि 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। मान लीजिए यहां से एक प्रोडक्ट बनने वाला है, यहां से एक प्रोडक्ट बनने वाला है, सपोज करते हैं 2। तो इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए यहां पर आपको एक इनहिबिटर मिलेगा या रिप्रेसर मिलेगा, एक प्रमोटर मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, ऑपरेटर। ये ऑपरेटर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से इस प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ एक रिप्रेसर, एक प्रमोटर और एक ऑपरेटर मिलेगा, जो इस प्रोडक्ट को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन जब एक ही ऑपरेटर एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, देन इट विल बी कंसीडर एज ऑपेरॉन। आगे मेरी बात समझो, तो उसको हम ऑपेरॉन कहेंगे ना। अब ऑपेरॉन समझ में आ गया, लैकोपेरॉन समझ में आ गया कि क्या होगा। अब आप समझ जाइए कि ये लैक का मतलब तो खैर लैक्टोज ही है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप समझिए कि लैकोपेरॉन चलता किसका है, ये चलता है इस चीज का ओरिजिन।
इसमें चलता है ई कोलाई में। ये एग्जांपल उसी का है तो हम देख सकते हैं। ये ई कोलाई में चलता है। नॉर्मली ई कोलाई को अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी इसको कहां से मिलेगी? कुछ ना कुछ फूड खा के। और ये ई कोलाई जो फूड खाता है उसको कहते हैं हम ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। इज इट क्लियर? अब जब तक ई कोलाई के पास ग्लूकोज है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मामला सब कुछ सही है। लेकिन एडवर्स कंडीशन में ई कोलाई को ग्लूकोज नहीं मिल रहा खाने को। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब उसको ई कोलाई को ग्लूकोज नहीं मिलेगा खाने को तो कहीं ना कहीं से कोई दूसरा फूड ढूंढने की कोशिश करेगा। सपोज कीजिए आपको बहुत पसंद है कि आप जो है तो क्या नाम से नमकीन आपको खाना है, या आपको कोई मिठाई है जो बहुत पसंद है जो आप खाना चाहते हैं, तो जब तक फ्रिज में मिली आपने निकाला और तब से खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, पहले नहीं। लेकिन सपोज कीजिए कि अभी मिठाई अभी आपके फ्रिज में वो फूड इंग्रेडिएंट नहीं मौजूद है और आपको वही खाने की इच्छा है या आप केवल वही बस खाते हैं, दूसरा आप नहीं खाते। व्हाट यू हैव टू डू? You have to prepare that particular food item. You have to prepare that particular food item. Either या तो आप कहीं से उसका सामान लेकर आए और फिर प्रिपेयर करें, या आपके घर में सामान है भी तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक वो मौजूद है आपके घर में, मान लीजिए आपका कोई पसंद की मिठाई है जो रखी हुई है, क्या उसके बावजूद भी आप उसको प्रिपेयर करेंगे और फिर बनेगा जो उसको खाएंगे, जो पहले से रखा उसको नहीं खाएंगे? आंसर है कि नहीं। जब तक मेरे को ग्लूकोज अवेलेबल है मैं क्यों जाऊं कमाने, जब मेरे को मिल रहा है घर में खाने। तो ई कोलाई के पास ग्लूकोज मौजूद है, जब तक उसको ग्लूकोज एज ए फूड मिलता रहेगा, उसका फेवरेट फूड यही है तो ये खाता रहेगा। लेकिन सपोज कीजिए ग्लूकोज ऐसी सिचुएशन में है जहां पर ग्लूकोज ई कोलाई ऐसी सिचुएशन में है जहां पर ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में कुछ तो खाना है, जिंदा तो रहना है ना। और तुम लोगों ने डिस्कवरी में एक चैनल देखा होगा, वो बेयर ग्रिल्स वाला, तो अब उसको कुछ खाने नहीं मिलता तो फिर वो बताता है प्रोटीन चाहिए तो आपको क्या खाना है, मेढक खाना है, मुर्गी खाना है, सांप खाना है, तो उसको जो मिलता है वो खाता है। ठीक वैसे ही इस ई कोलाई को जब ग्लूकोज नहीं मिलता तो ये डिपेंड होता है किसके ऊपर? लैक्टोज के। इसको खाना शुरू करता है, लेकिन अब प्रॉब्लम यही है, ये लैक्टोज खा तो लेगा लेकिन इसको चाहिए क्या? ग्लूकोज। क्या करेगा? इस लैक्टोज को तोड़ेगा मरोड़ेगा, और तोड़ेगा मरोड़ेगा क्या बनाएगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एक एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये वो एंजाइम है जो कि क्या कर सकता है? लैक्टोज को तोड़ सकता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब इस ई कोलाई को इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तब वो उसको तोड़ पाएगा और तब अपने मनपसंद की चीज खा पाए। आरे बात समझ? या उसके मनपसंद की चीज मिलेगी। तो उसने ग्लूकोज तो नहीं मिला उसको डायरेक्टली खाने को, लेकिन लैक्टोज मिल गया, तो कोई बात नहीं, लैक्टोज मिला। अब मैं लैक्टोज को तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर लूंगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लूंगा। और उसके लिए उसको क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए, नाम है क्या? बीटा गैलेक्टोसिडेज। और इसी प्रोसेस में हम लैक ऑफ एरोन की पूरी प्रोसेस की बात करते हैं। तो दो चीजें याद रखिए, ई कोलाई को मजा नहीं आता कि वो लैक्टोज खाए, बिल्कुल मजा नहीं आता, वो ग्लूकोज खाना चाहता है और उसी में खुश है। लेकिन एडवर्स कंडीशन में उसको ग्लूकोज नहीं मिलता, ऐसी कंडीशन में वो क्या खाता है? वो खाता है लैक्टोज। मतलब लैक्टोज खाता है पर लैक्टोज से उसको एनर्जी नहीं मिल सकती, ठीक है ना। अब आपको मान लीजिए भूख लगी है, आपको रोटी खाना है, लेकिन आपके पास रोटी है नहीं, आपके पास आटा है, तो आटा से तो डायरेक्ट आपको एनर्जी मिलेगी नहीं कि आप आटा खा के और खाने। तो आप क्या करेंगे? उस आटे को गूंदेंगे, उसकी जो रोटियां बनाएंगे उसको पकाएंगे और तब कहीं जाके आप खा पाएंगे। तो इस पूरी की पूरी यानी आपको उसको गूंदने के लिए पानी चाहिए, आपको उसको पकाने के लिए गैस चाहिए। ठीक वैसे ही इस लैक्टोज को डायरेक्टली यूज करके ई कोलाई को कोई फायदा नहीं है। वो ये लैक्टोज किसमें कन्वर्ट हो? ग्लूकोज के फॉर्म में हो, गैलेक्टोज के फॉर्म में हो, तब ई कोलाई को फायदा है। और उसके लिए क्या चाहिए? उसको बीटा गैलेक्टोसिडेज चाहिए, तभी ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो पाए। इज इट क्लियर? लेकिन याद रखिए, यदि उसके पास ई कोलाई के पास लैक्टोज नहीं, तब इस बीटा गैलेक्टोसिडेज की भी जरूरत ई कोलाई को नहीं है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में है तो बड़ी आसानी से अब आपको लैक ऑफ एरॉन समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है लैक ऑफ एरॉन। अब देखते हैं लैक ऑफ एरॉन।
ये हमारा प्रोकैरियोटिक का डीएनए सेगमेंट है। ठीक, और यहां पर स्ट्रक्चरल जीन मौजूद है Z, Y और इस तरीके का डायग्राम आपकी बुक में बना। अब होगा क्या, जब ये काम करना शुरू करेगा, जब नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा, तो ये आयु क्या करेगा, एक mRNA बनाएगा और ये mRNA कौन सा mRNA कहलाएगा, रिप्रेसर RNA कहलाएगा। और चूंकि ये रिप्रेस करने वाला RNA है, यानी इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये रिप्रेशर होगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट जो है ये जाके डायरेक्ट इसको अटैक करेगा, ऑपरेटर। रिप्रेसर RNA का काम ही है, जैसे ही वो बना वो क्या करेगा, ऑपरेटर को जाकर पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, तुझे काम नहीं करने को। अब ऐसी कंडीशन में जब ये रिप्रेसर mRNA बना, ये mRNA बना, तो ये mRNA क्या किया, ये इससे प्रोडक्ट बना रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर ने जाके ऑपरेटर को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, रोक दिया, उसको काम करने नहीं दिया। अब ऐसी कंडीशन में ये प्रमोटर जो है इस ऑपरेटर को कहे भी कि इन तीनों को बनाओ, तो नहीं बनाएगा। अरे मेरी बात सुन, ये कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है जब आपका ऑपरेंड स्विच ऑफ कंडीशन में। क्यों है स्विच ऑफ कंडीशन में, क्योंकि अब आप कहोगे साहब यहां पे भी आपने पी लिख रखा हुआ है, यहां पे भी पी लिख रखा हुआ है। दरअसल ये पी जो है ये इस ऑपरेटर को एक्टिवेट करने के लिए, जबकि ये पी जो है ये इस पूरी की पूरी ऑपरेंड को एक्टिवेट करने के लिए। इस प्रमोटर ने इस आई को एक्टिवेट कर दिया। आरे बात समझ, इस पी ने इस प्रमोटर को भी एक्टिवेट कर दिया, इस पी ने इस ऑपरेटर को भी एक्टिवेट किया। जब ये पी काम करेगा तो ये पूरी की पूरी सेगमेंट काम करेगी। लेकिन जैसे ही इस पी ने एक्टिवेट किया, इस आई से या इनहिबिटरी जीन से या रिप्रेशर जीन से mRNA बना, और इस mRNA का जो प्रोडक्ट बना वो जाकर किसे जुड़ गया, ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया, यानी ऑपरेटर को काम करने नहीं दे रहा। जबकि इसके बाद ये पी जब एक्टिवेट हुआ तो पी ने जो mRNA बनाया, ये mRNA जाके ऑपरेटर mRNA का से जो भी प्रोडक्ट बना होगा, नॉर्मली वो क्या करता, वो जाके प्रमोटर को कहता भाई साहब आप अपना काम शुरू कीजिए, स्ट्रक्चर का काम शुरू कीजिए। लेकिन जब तक ये प्रोडक्ट बन के ऑपरेटर के पास पहुंचा, तब तक आई का जो प्रोडक्ट था, इनहिबिटरी प्रोडक्ट, वो जाकर ऑपरेटर को काम करने से क्या कर दिया, रोक दिया। तुम आगे नहीं बढ़ो, तुम्हारा कनेक्शन मैं यहीं काट देता हूं। तो अब यह ऑपरेटर आगे कोई काम नहीं कर सकता, यानी इन जेड, वाई और ए, इन तीनों से जो प्रोडक्ट बनने वाला था वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी कि ना तो mRNA बनेगा और ना उस mRNA को स्टडी करने के बाद उससे क्या बनेगा, कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, यहां डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म, और यहां पर कोई भी प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस इकोलाई को, क्योंकि जब आप इकोलाई को देखेंगे तो स्वाभाविक है उसके पूरे पूरे डीएनए का में प्रोसेसिंग की प्रोसेस हो रही है। अब चूंकि इस डीएनए इकोलाई को भोजन के तौर पर क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, और जब तक इसको ग्लूकोज मिल रहा है इसको बीटा गैलेक्टोसिडेज की जरूरत नहीं है, इसको बीटा ग्लूकोसिडेज की जरूरत नहीं है। और जब तक ऐसी कंडीशन रहेगी, ये पूरा का पूरा ऑपेरॉन किस स्टेज में रहेगा, स्विच ऑफ स्टेज में रहेगा। किस स्टेज में रहेगा, स्विच ऑफ स्टेज में। मींस ये है तो, लेकिन इस रिप्रेशन के कारण ये काम करने नहीं देगा। आ रही मेरी बात समझ। अब सिचुएशन को बदलते हैं, फिर से है प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, और यहां पर है जेड, यहां पर है वाई, यहां पर है ए। अभी क्या हुआ, ई कोलाई के पास, बेचारे के पास खाने के लिए ग्लूकोज नहीं, क्या करेगा, जुगाड़ लगाया कहीं से और क्या लेकर आ गया,
लैक्टोज, क्या लेकर आ गया? लैक्टोज। जैसे ही ई कोलाई ने लैक्टोज खाया, लैक्टोज जैसे ही सिस्टम में आया, जैसे यहां प्रोसेस हो रही थी वैसे यहां भी ये प्रमोटर काम करेगा, इनहिबिटर या रिप्रेसर एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा ये एक प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये किसकी तरफ बढ़ चलेगा? ऑपरेटर की तरफ। काहे के लिए? तुम काम नहीं करो, रिप्रेसर का काम क्या है? रोक दे। लेकिन जैसे ही सिस्टम में कौन आया? ग्लूकोज। ग्लूकोज तेजी के साथ जाता है और किसको पकड़ता है? इस प्रोडक्ट को पी लिख दिया हूं, पी लिखने में आप कंफ्यूज होंगे, इसको मैं आई रहने देता हूं या रिप्रेशर लिख देता हूं। वर्ड इस रिप्रेशर के पास जाए, रिप्रेशर में जाकर पकड़ लेगा। पहले तेरे दोनों हाथ से मैं ऑपरेटर को पकड़ने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि यदि ये लैक्टोज, यदि ये रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ता है, ऐसी कंडीशन में ये स्ट्रक्चरल जीन का जो सिंथेसिस है वो पॉसिबल नहीं हो। उसको रोकने के लिए लैक्टोज ने क्या करना है? इस एंजाइम के या इस एंजाइम जो रिप्रेशर एंजाइम बन रहा है, रिप्रेशर प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी जो एक्टिव साइड है जिससे ये जाकर किससे जुड़ जाता है? ऑपरेटर से बार बार जुड़ जाता है, उसको काम नहीं करने देता। ये लैक्टोज आके इसके साथ ऐसे जुड़ गया, और जब ये रिप्रेशर के साथ लैक्टोज आकर जुड़ गया, ये रिप्रेशर ये क्या है? लैक्टोज। और जब ये इसके साथ जुड़ गया, ऐसी कंडीशन में ये रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ पाएगा। जब ये ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ पाएगा तो आई के बाद फिर किसका फॉर्मेशन होना है? पी का एमआरएनए बनेगा, क्योंकि ये प्रमोटर ये इसने प्रमोट किया, इसने जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है इस प्रमोटर ने। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट किसको जाकर एक्टिवेट करेगा? ऑपरेटर, या यूं कहिए एक तरीके का सिग्नल देगा। किसको? ऑपरेटर को, टू स्टार्ट द वर्क, टू स्टार्ट द वर्क। जैसे ही इसको ओके सिग्नल मिलेगा ऑपरेटर को, ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिवेट करे। तो चूंकि एमआरएनए जो बनता है प्रोकैरियोटिक में, एक सिंगल एमआरएनए बनेगा, ये बन गया क्या? एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए बना, इसमें से इतना पार्ट जो है वो क्या बनाएगा? जेड जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बी गैलेक्टोसिडेज बनाने के। क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। जो वाई होता है ये पोर्शन बनाता है एंजाइम, नाम है परमीज। और जो ए होता है वो एक तीसरा एंजाइम बनाता है, नाम है ट्रांस एसाइक्लेज। तो इस तरीके से जैसे ही ये ऑपरेटर एक्टिव हुआ, इसने 3 एंजाइम बनाना शुरू कर दिया। आ रही मेरी बात? मैंने शुरू वाले स्लाइड में बताया, क्लास में बताया कि ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज किसको डाइजेस्ट करता है? लैक्टोज को। क्योंकि कुछ मात्रा में लैक्टोज ने क्या किया? रिप्रेशर को पकड़ा। लेकिन एक तो रिप्रेशर भाई एक पूरी चेन को चलाने के लिए एक रिप्रेशर है, लेकिन बहुत सारा लैक्टोज आ गया है सिस्टम में, क्योंकि ई कोलाई को अपना भूख खत्म करने के लिए ढेर सारा उसने लैक्टोज खा रखा हुआ है। ये लैक्टोज भाई बहुत सारे मात्रा में, तो कुछ लैक्टोज ने तो पकड़ रखा है रिप्रेशर को, और बाकी बचे हुए लैक्टोज को कौन डाइजेस्ट करना शुरू करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ताकि ई कोलाई की भूख खत्म हो सके। मेरी बात समझ में आ रही? और इस तरीके से इस लैक्टोज की मौजूदगी में ये रिप्रेशर अपना काम करना बंद कर देता है। ये जब रिप्रेशर अपना काम बंद करेगा तो ये ऑपरेटर अपना फंक्शनल हो जाएगा। ये कंडीशन कहती है स्विच ऑन। क्या होता है ये? स्विच ऑन। तो इस तरीके से ऑपरेटर एक लैप ऑपरेटर स्विच ऑफ या स्विच ऑन की कंडीशन में पहुंचता है। और ये बीटा ग्लूकोसिडेज कब तक बनता रहेगा? अच्छा, ये बीटा ग्लूकोसिडेज का काम क्या है? लैक्टोज को डाइजेस्ट करना। परमीएज का काम क्या है? परमीएज का काम है कि ये परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको? लैक्टोज को और बीटा ग्लूकोज को, कि बीटा ग्लूकोज निकल के और किसको
डाइजेस्ट कर सके, लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सके। जहां तक ट्रांसएसिटाइलेज की बात है तो ये भी हेल्प करता है किसमें, लैक्टोज के डाइजेशन में। तो ये तीनों मिलकर कहीं ना कहीं लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, ये तब तक चलती रहेगी जब तक एक भी लैक्टोज सिस्टम में मौजूद रहेगा, क्योंकि यदि एक भी लैक्टोज है तो रिप्लेशन को क्या कर देगा, जकड़ लेगा। जैसे ही सब के सब लैक्टोज डाइजेस्ट हो गए, किसके थ्रू, बीटा गैलेक्टोसिडेज के थ्रू, अब रिप्लेसर को पकड़ने के लिए कोई नहीं है। जैसे ही पूरे लैक्टोज खत्म हुए, रिप्लेसर छूटा लैक्टोज से, तुरंत जाकर किसको पकड़ लेगा, ऑपरेटर को, और ये पूरा का पूरा लैक ऑफ अराउंड क्या हो जाएगा, फिर से पहली वाली सिचुएशन में चला जाएगा। उसको कहेंगे हम स्विच ऑफ कंडीशन। क्या कहेंगे, स्विच ऑफ कंडीशन। क्लियर हो रही मेरी बात। क्योंकि यहां पर ग्लूकोज की प्रेजेंस या अब्सेंस के हिसाब से ये पूरे, या लैक्टोज की प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से ये पूरा ऑपरेरॉन काम करता है, लैक ऑपरेरॉन। इसी हिसाब से इनको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, चाहे वो हम उनको पॉजिटिव कहें, नेगेटिव कहें। हो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच ऑन कंडीशन क्या है, स्विच ऑफ कंडीशन क्या है। मेनली उसका फूड ग्लूकोज है, नहीं मिला, भूखा है, क्या खाएगा, लैक्टोज। और जैसे ही सिस्टम में लैक्टोज आएगा, लैक्टोज जो है वो रिप्रेशर के साथ जुड़ना शुरू करेगा। यहाँ पर क्योंकि कोई प्रोडक्ट ही नहीं था ऐसा जिसके साथ ये रिप्रेशर जुड़ता या इसको रोक पाता, इसलिए रिप्रेशर, क्योंकि लैक्टोज आ गया। अब इकोलाई को पता है कि लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा, और लैक्टोज को पता है कि यदि रिप्रेशर ऑपरेटर में जुड़ गया तो मुझे डाइजेस्ट करने वाला कोई नहीं। तो ये आता रिप्रेशर को क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। भाई साहब तू कहीं मत जा, तू ऑपरेटर के पास मत जा, तू उसको काम करने दे, क्योंकि तू काम करने देगा तभी जो है तो क्या नाम से बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा। जब बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा तभी मेरा डाइजेशन हो पाएगा और मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रोड्यूस कर पाऊंगा। होप आपको लैक ऑफ अराउंड समझ में कुछ आ गया होगा। तो याद रखिए कि ये इनहिबिटर कंटिन्यूएशन हर टाइम पे प्रोड्यूस रहेगा, और ये कब काम करना बंद करेगा, जब लैक्टोज आएगा। लैक्टोज किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इंड्यूसर की तरह बिहेव करेगा, और वो उसको काम करने से रोकेगा। तो इस तरीके की जो लैक ऑफ अराउंड है, क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटर या रिप्रेशन जीन जो है वो कंटिन्यूएशन में प्रोसेस को रोके रखता है या इस ऑपरेरॉन को काम नहीं करने देता, इसलिए इस तरीके के ऑपरेरॉन को हम नेगेटिव ऑपरेरॉन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। कुछ और भी है, प्रोक्टोफेरॉन ऑपरेरॉन है, जहां पर आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा, बट वो अभी फिलहाल आपके सिलेबस पे नहीं, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। होप लैक ऑफ अराउंड आपको समझ में आ गया होगा। इससे कोई डाउट है तो आप फिर से मुझे व्हाट्सएप करिए, और जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।